अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, एक तरफ सैलाब ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है, दरिया तोगयानी पर हैं, बंद तोड़े जा रहे हैं, बस्तियां डूब रही हैं, तो दूसरी तरफ सियासी बयानात ने पानी के मसले को मजीद मुतनाज़ बना दिया है। इस वक्त अहम मसला ये है कि क्या हम हर साल इसी तरह कुदरती आफात को किस्मत समझकर भुगतते रहेंगे या कोई मुस्तकिल हल भी निकाला जाएगा। भारत की आबी जरहियत और सिंध तास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पाकिस्तान को बेहद नुकसान पहुंचा रही है। पंजाब में जो पहुंचने वाले दरिया हैं चनाब, सतलुज और रावी, पहले ही तारीख के बदतरीन और तबाहकुन सैलाब की लपेट में हैं। आज भारत ने एक मरतबा फिर चनाब में मजीद पानी छोड़ दिया है। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन वट्टू ने भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने का इंदिया दिया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि भारत सिफारती चैनल की बजाय इंडस वाटर कमीशन के जरिए सैलाबी सूरत हाल से आगाह करे, क्योंकि अचानक की बजाय पेशगी इतला दी जाए तो बेहतर हिफाजती इंतजामात और भारी नुकसान से बचा जा सकता है। सतलुज और रावी में पानी का बहाव बढ़ चुका है। चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। बिखरे हुए चनाब का खौफनाक सैलाबी रैला मुल्तान डिवीजन में दर्जनों बस्तियों को निगलता हुआ अब आगे बढ़ रहा है। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। उधर महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने भी मानसून बारिशों और सैलाब के पेश नज़र सूबे भर में अलर्ट जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म ने NDMA को सूबों से मुकम्मल ताउन की हिदायत की है। हम अपने पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि सैलाबी सूरत हाल के बाद जो तबाही हमें नजर आ रही है, क्या हम इसको कुदरती आफत कहेंगे या फिर ये हमारी अपनी कोताही और गलतियों का नतीजा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की बात कर लेते हैं, जो एक बार फिर हलचल का शिकार नजर आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मुल्क में तसलसल का फैसला हो चुका है, अब 5 या 10 बरस का तयन आइन के मुताबिक होगा। और इसके साथ साथ कालाबाग डैम पर अली अमीन गंडापुर के बयान को उनकी पार्टी ने उनकी ज़ाती राय करार दे दिया है। उधर अदलिया भी हलचल में है। जस्टिस बाबर सद्दार ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ये खतूत, ये सब अदलिया की आज़ादी पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के इदारे और सियासत एक नई समत की तरफ बढ़ रहे हैं या मजीद बहरानों की तरफ जा रहे हैं। डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, नसीर वागा साहब हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियोज़ में, नसीर मेमन जो कि वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और मरियम शबीर साहिबा एनवायरमेंटल एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज़ करते हैं डिस्कशन का। मरियम साहिबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। कहा यह जाता है कि इंसान जब फितरत को चैलेंज करता है तो फितरत फिर अपना बदला या इंतकाम ज़रूर लेती है। वो कहत की सूरत में हो, वो बीमारियों की सूरत में हो, वबाओं की सूरत में हो, तूफ़ानों या सैलाब की सूरत में हो। सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब है, क्या वो भी इसी नज़रिए का अमली तस्वुर पेश कर रहा है, अमली तस्वीर है इसी नज़रिए की? जी, देखिए, बात अगर इस फ़िलॉसफ़ी की आए कि कुदरत वर्सेस इंसानों ने क्या किया है, तो ये तो पूरी दुनिया में ही आपको ऐसा ही नज़र आएगा और पाकिस्तान एक्सेप्शन नहीं है। क्योंकि आप देखें कि जब से फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, तब से हम देखते हैं कि क्लाइमेट एक्सट्रीम्स आपके पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलते हैं, क्लाइमेट एबनॉर्मलिटीज़ आपको देखने को मिलती है। लेकिन पाकिस्तान और जो बाकी ममालिक हैं, ख़ासतौर पर डेवलप्ड ममालिक की अगर मैं सिर्फ बात करूँ, तो उनमें डिफरेंस आपको ये नज़र आता है कि कुछ ममालिक की तैयारियां अच्छी हैं उनको रिस्पॉन्ड करने की, और हमारे यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज आते हैं, जिसमें एक तो तैयारियों भी अच्छी हमारी नहीं है। फिर हमारा कुछ, जैसे आपने इंडिया का जिक्र किया, तो ट्रांसबाउंड्री एक शेयर्ड रिवर बेसन है, जो कि दुनिया में और भी ट्रांसबाउंड्री रिवर्स जो है वो दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन जहाँ पे फिर ट्रांसबाउंड्री रिवर्स आते हैं, शेयर्ड रिवर बेसन आते हैं, वहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। और गिवन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारा ठंडा गर्म जो है वो चलता रहता है 1947 से। अब जहाँ तक बात है कि अगर दो तरह के इसमें मैं रीजंस को डिवाइड कर लूँ, एक तो ऑफ कोर्स आप देखें कि जो रीजनल लेवल पे इस वक्त हम एक्सपीरियंस करके इंडिया अगर पानी रिलीज कर रहा है, तो जो सिंध तास मुआहदा 1960 में साइन हुआ था वर्ल्ड बैंक की मदद से, उसमें मुझे लगता है कि वो उस वक्त उनमें क्लाइमेट चेंज को उस तरह से इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। और अब जिस एक्सेलरेटेड किस्म के और रिपीटेड किस्म के आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ये क्लाइमेट एक्सट्रीम्स पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि उसको रिवीजन जो है वो की जाए। और उसमें रिवीजन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम
हम सिर्फ इंडिया पर रिलाय ना करें कि वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि किस वक्त और कितना पानी रिलीज करेंगे। ये मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड बैंक को या किसी थर्ड पार्टी को ही इन्वॉल्व करके एक सिस्टम बनाना चाहिए, एक डैशबोर्ड बना देना चाहिए, या एक टेलीमेट्रिक सिस्टम के थ्रू बना देना चाहिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी या इंस्टीट्यूट जिसके पास की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो और वो हमारे साथ कम्युनिकेट करे। ठीक है। इस तरह होगा ये डायरेक्ट ना इंडिया को प्रॉब्लम मसला होगा हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने में, ना हमें मसला होगा कि इंडिया से पूछना पड़ेगा, बल्कि बीच का जो मिसाल के तौर पर अगर वर्ल्ड बैंक ब्रोकर है मरीम साहब, आप ऑप्शंस की बात कर रही हैं, हम नसीर मेमन साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नसीर साहब, हर साल हम देख रहे हैं कि अभी सूरत हाल के बाद बहुत पानी ज़ाया हो जाता है। पानी को स्टोर करने के क्या तरीके हैं? डैम्स की बात हो रही है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके अलावा मजीद क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिसको बरूए कार लाते हुए हम पानी को स्टोर कर सकते हैं और फिर मानसून के बाद जब पानी की किल्लत का हमें सामना करना पड़ता है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें? जी बहुत शुक्रिया। हमारे पास पानी को स्टोर करने के लिए तरबेला डैम पहले से मौजूद है। मंगला डैम अभी भी 20% इन सैलाबों के बावजूद खाली है। हम तो अभी पूरी तरह से अपनी अवेलेबल स्टोरेज को ही मैनेज नहीं कर पा रहे। देखिए, ये डैम्स को एक महदूद हद तक बेनिफिशियल समझा जाए, उसको फ्लड्स का हतमी सॉल्यूशन समझना गलत अप्रोच होगी, उससे हमें फायदा नहीं होगा। किस तरह हम इस पानी को बेनिफिशियल यूज कर सकते हैं? दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम पानी पहले दो हिस्सों में इसको डिवाइड करें। एक ये कि डिजास्टर्स को कैसे कम करें, मेरे नजर में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। हमें जो चीज तकलीफ दे रही है वो लोगों का बेघर होना, लोगों का खेत खलियान और घरों की बर्बादी है। वो हम पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद हम आ सकते हैं कि हम इसको बेनिफिशियली यूटिलाइज करें। जो हमारी रिवर्स सतलुज, रावी और चनाब हैं, ये जिस जगह से प्लेन से बहती हैं वहां नामौजून है कि हम कोई बड़ा डैम तामीर भी कर सके। ज्योग्राफी सपोर्ट नहीं कर रहे। सही। तो अभी अगर 10 लाख क्यूसेक का फ्लो गुजरा है तो कोई डैम उसको ना रोक पाता। हाँ, आप ऑफ रिवर चैनल्स जो के उसको कहीं डिप्रेशंस पे लेके जाएं, नेचुरल डिप्रेशंस में, और उसको रिलीफ के तौर पर यूज करें और वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि उसके ऊपर मुस्तकिल एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स नहीं बन सकेंगे, नहीं बनाने चाहिए। वजह, आज एक सैलाब है, आखिरी बड़ा सैलाब सतलुज का इससे पहले 10 साल पहले 2014 में आया है, हर साल नहीं आया, ध्यान में रखिएगा। अब अगर 10 साल उसमें आपने एग्रीकल्चर को रेगुलर कर दिया, 10 साल में सैलाब नहीं आया, तो फिर आप क्या करेंगे उस एग्रीकल्चर का, फार्मर्स का और कैनाल्स का? तो इसको रिवर स्केप को, जो फ्लड स्केप के कैनाल्स बनाए जा सकते हैं, जो नेचुरल डिप्रेशन से आर्टिफिशियली क्रिएटेड डिप्रेशन में लेके जाएं, इसमें मजीद कोई ऐसा एजेंडा ना हो जो उनको रेगुलर कैनाल की शक्ल दे, इससे फिर कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए। ठीक है, पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। पीजे मीर साहब, सैलाबी सूरत हाल को आप कुदरती आफत कहेंगे या ये हमारी गलतियों कोताहियों का नतीजा है? और हम ये भी देख रहे हैं कि अब इस पे सियासत भी शुरू हो गई है। अली अमीन गंडापुर साहब का बयान ये डैम्स को लेके, फिर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस वक्त तो हुकूमत बहुत अलर्ट है, लेकिन आखिर कोताही कहाँ पे हुई है? हमारी प्लानिंग में, हमारी सोच थी वो इस तरह नहीं हमने प्लान किया था कि ये सिचुएशन हम देखेंगे और हमने वर्स्ट सिचुएशन को देखा है। कहाँ पे लैग करते हैं हम हमारी जाहिलियत पे, केयरलेसनेस, इग्नोरेंस एंड नॉन सीरियसनेस। हम उसी वक्त रिएक्ट करते हैं जब हमें कोई तूफान आ जाता है, आ जाता है, फ्लड आ जाते हैं। क्या हम इतने पागल हैं? हमें पाकिस्तान चाहिए, हमने पाकिस्तान तो ले लिया 1947 में। क्या आप हिस्टोरियंस और जो एनालिस्ट हैं, जो वेदर डिपार्टमेंट के हैं, क्या इनको नहीं पता है कि यह तो हजारों साल से सैलाब आ रहा है, ये को पाकिस्तान में नहीं आ रहा, पूरे हिंदुस्तान में आ रहा है। आज हम बैठ के हिंदुस्तान को ब्लेम करते हैं और भाई वो अपर रेपेरियन है। यस, हमें गिला है, हमें पहले इन्फॉर्म करें अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, क्या हमारी सैटेलाइट इमेजिंग कहाँ गई है? क्या आपको नहीं पता था कि ये मॉनसून इस साल जल्दी आ गए हैं, और जब मॉनसून हिंदुस्तान में जल्दी आए, इफेक्टी हम होंगे। हिंदुस्तान कितना पानी रोक लेगा? वो तो अपने आप को फ्लड कर लेगा, कहीं वो रोक लेगा। हम क्या करते हैं, हमने रिजर्वायर्स बनाए कोई नहीं। मंगला डैम की हम बात करते हैं, वहां देखें कितनी सिल्टिंग हो गई है, तरबेला में कितनी सिल्टिंग हो गई है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम ब्लेम गेम किसी और पे डालते हैं। आप किसी से बात कर लो, वो कहते हैं जी हमें ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। और भाई तब करोगे, लोग मर गए हैं, लोग रुड़ रहे हैं। हम बात करें ये होना चाहिए, और यार क्या होना चाहिए?
ये व्हाट नॉनसेंस इज दिस के होना चाहिए। लोगों की जानें चली गई हैं। मैं कहता हूं वी आर रिस्पॉन्सिबल। ये आज जितने लोग बेचारे मर गए हैं, डिस्प्लेस हो गए, इसकी जिम्मेदारी हमारे पे है। हम अगर गवर्नेंस कर रहे हैं और अगर हम कहें हाँ जी होना चाहिए, यार आई एम सॉरी, बात से आके इंडिया तो नहीं करेगा, ना कोई और करेगा। हम ढूंढते हैं कि भाई हम ढूंढते हैं कि भाई पैसे कहां से आ जाएं। आई एम सॉरी जवेरिया, हमने अपनी गलती को एतराफ करना है, अपनी गलती को हमने एक्सेप्ट करना है कि हम फेल हो गए और हम फेल इसलिए हुए हैं क्योंकि वक्त पे हम काम नहीं करते। लेकिन पीजे मीर साहब, अनफॉर्चुनेटली हम कभी भी अपनी गलती का एतराफ नहीं करते। वो जिस तरह से आपने बात की कि हमेशा हम ब्लेम करते हैं। वागा साहब भी हमारे साथ हैं, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। वागा साहब, अनफॉर्चुनेटली हुक्मरानों की करप्शन के किस्से हमारे सामने हैं। हम देखते हैं कि जो तरक्याती बजट है उसमें खुर्दबुद होती है और वो वसाइल जो माहौलियाती या कुदरती आफात से बचाव के लिए इस्तेमाल होने थे वो अपने खजानों में भरे जाते हैं। क्या हमने मौसमियाती तब्दीली को, क्लाइमेट चेंज को सीरियस नहीं लिया था? बात बड़ी सिंपल सी है। अगर कोई शख्स ये कहे ना कि ये कोई कुदरती आफत है, खुदा खास्ता अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर आफत है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला इंसानों के इस तरह इम्तहान लेता है कि मैं ये देखूं तो सही कि जिनको मैंने इतनी कुदरत, इतनी ताकत दी है, जिनको मैंने हुकूमतें दी हैं, जिनको मैंने इख्तियार दे रखा है, क्या वो इन लोगों को, इंसानों को बचाने के लिए क्या करते हैं। ये बिल्कुल क्लियरली इंतज़ामी तौर पर इनकी नाअहली है। कोई भी हुकूमत हो, हम पॉलिटिकल बात नहीं करते, जिस भी हुकूमत ने आज तक, आप ये देखिए कि किसी ने सैलाब के बारे में कोई कबल अज़ वक्त कोई इंतजाम किए हों। दुनिया भर में इस वक्त साइंस ने सबसे आसान जो प्रेडिक्शन है ना वो मौसम की है। उसके बाद ज़लज़ला आता है। आप हैरान होंगे ना कि अब साइंस ने ज़लज़ले के बारे में भी प्रेडिक्शन कर दिया है कि इस एरिए में इस वक्त ज़लज़ला आ सकता है। आप मुझे बताइए, जब मौसम की प्रेडिक्शन हो जाए कि इन महीनों में, इस अरसे में शदीद बारिशें आएंगी और पानी इस हद तक ज़्यादा होगा, कोई शख्स मुझे बता दे। मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, जिन्होंने दरियाओं को उनके अंदर से मिट्टी निकाल के इनको गहरा किया हो। सबसे अहम काम ये है कि जब तक हम अपने वाटर रिजर्वायर्स, वो दरिया हैं, वो डैम हैं, वो कुछ भी हैं, ख़ास तौर पे जब मैं दरिया रावी की बात करूंगा ना, तो दरिया रावी तो आम तौर पे आपने देखा कि वो खुश रावी ने तो सरप्राइज कर दिया। अच्छा हुआ क्या? देखिए, रावी में से किसी ने कोई डिसल्टिंग नहीं की, कोई वो अंदर से जो उसको जो गहरा करना था, एक तो वो नहीं किया। दूसरा, उसके रास्ते में जितनी इंक्रोचमेंट थी, आप जब भी कभी गुजरे रावी से, आप देखें इतनी बड़ी बड़ी आबादी, लोग तो एक सोसाइटी की बातें कर रहे हैं ना, उस सोसाइटी के अलावा इससे पहले इतनी आबादी है दरिया के अंदर, दरिया के किनारे पे, जिसको रावी की आबादी कहते हैं। भाई वो किसने वहां घर बनने दिए? जब आप पानी को गुजरने की जगह नहीं देंगे, पानी को समोने की जगह नहीं देंगे, तो पानी फिर कहीं तो जाएगा, तो अपना रास्ता तो वो बनाएगा। को आप डिस्टर्ब करेंगे, उसे चैलेंज करेंगे तो फिर बदला तो लेगी फितरत। मरियम साहिबा, अगले साल 22% ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेनफॉल होगी। क्या ऐसे इकदाम उठाने की जरूरत है कि हम जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जो अभी तबाही देख रहे हैं, अगले आने वाले सालों में हम इस तबाही को इस तरह से ना देखें और हम बच सके? जी देखिए, क्लाइमेट क्राइसिस से निपटने के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन टू बिगिन विद कि अगर हमारे पास एक साल का, मिसाल के तौर पर इदारों के पास अगर टाइम है, तो उसमें सबसे पहले कर ये सकते हैं कि ये जो हालिया सैलाब आए हैं उसके बाद आप एक मैपिंग पूरे मुल्क में करें कि ग्लेशियर मेल्टिंग से, टोरेंशियल रेनफॉल से, रिवराइन फ्लड से या अर्बन फ्लडिंग के फिनोमेना किन किन इलाकों में ज़्यादा हो सकते हैं, और वहाँ की आबादियों को आप सेफ मकामात पर जो है वो रीलोकेट करने की कोशिश करें। और रीलोकेट करना इतना आसान प्रोसेस भी नहीं होगा, क्योंकि आप ये देखेंगे लोगों के घर हैं, जगह हैं, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके, उनके साथ डिस्कशंस करके, उनको अवेयरनेस करके किया जा सकता है। इसके अलावा मिटिगेशन पे काम किया जा सकता है, जिसमें लॉन्ग टर्म आपके प्रोजेक्ट, जिसमें डिफॉरेस्टेशन को आप रोकें, मजीद एफॉरेस्टेशन करें, रिचार्ज पाकिस्तान प्रोग्राम जो इन प्लेस ऑलरेडी है उसको एक्सेलरेटेड रेट पे जरा करने की जरूरत है इम्प्लीमेंट। इसके अलावा आप ये देखें कि आपको मैं हमेशा ये एडवोकेट करती हूँ
के लॉन्ग टर्म अगर आपको चेंज चाहिए तो जैसे इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज आपके स्कूल्स में, पाकिस्तानी स्कूल्स में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ही एनवायरनमेंट क्लास 1 से लेके कंपल्सरी सब्जेक्ट हो, ताकि लोगों को पता चले और सिर्फ हुकूमतों पे ना छोड़ें बल्कि इंडिविजुअल लेवल पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कचरे हम बरसाती नालों में ना फेंकें, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म करें। हम कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं तो अर्ली वार्निंग जो एडवाइजरीज हैं हमारी NDMA PDMA की, उनको पढ़ के जाएं हम। इसके अलावा हम जो है वो कचरा जो है वो इन नॉर्दर्न एरियाज या इस तरफ KP की साइड पे घूमने जाते हैं तो प्लास्टिक और शॉपर इस तरह से ना फेंकें। इसके अलावा जो है वो आपके बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के थ्रू करने की जरूरत है। ये जो ट्रेडिशनल वे में हमारी अभी भी गवर्नमेंट्स डील कर रही हैं कि कमेटीज बना दी कि उन्हें रिपोर्ट करे, या फिर एक फोटो सेशन चल रहा है हमारे पॉलिटिशियंस का ऑन ग्राउंड आके, तो उसके बजाय एफर्ट्स जो है वो लोगों को की मदद के लिए ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा इन द लॉन्गर रन ये जो आपके क्लाइमेट क्राइसिस है इनकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, इस पर कोई बात नहीं करता है। देखिए कि लोगों के जिनके 10-10, 12-12, 24-24 फैमिली मेंबर चले गए, उनके सारे घर तबाह हो गए, उनके ड्रीम्स जो है वो एक तरह से खत्म हो गई, एजुकेशन सफर की। तो ये आपका मेंटल हेल्थ क्राइसिस क्रिएट करता है और इसी वजह से हमारा एक मुआशरा जो है वो हेल्दी मुआशरा नहीं बन पाता। तो बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा है और हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लोग जिनको हम इजीली कह देते हैं कि नहीं इवैक्यूएट करना चाहिए या इवैक्यूएट हो जाते हैं, उसके बाद वो किन किन मसाइल का सामना करना उन्हें पड़ रहा है। नसीर मेमन साहब, मौसमाती तब्दीलियों ने बारिशों के पैटर्न तो तब्दील कर दिए हैं। अगर पाकिस्तान में हम सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो क्या ये महज बारिशों या ग्लेशियर पिघलने की वजह से हुए हैं? क्या हुकूमत इसको संजीदगी से नहीं ले रही और वो मेजर्स जो कि मरियम साहिबा बता रही हैं क्या वो बहुत मुश्किल है उठाने? जी, ऐसा है कि मौसमों का जो मतलब रेनफॉल का पैटर्न बदल सकता है। इलाके पहले ईस्ट से आता था, फिर वेस्ट से आता हो, नॉर्थ से आता हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन एक बुनियादी हकीकत हमें समझना चाहिए जो कि सदियों से इस खत्ते में है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने आपके लिए मानसून के लिहाज से हसास है। कतई नजर इसके कि क्लाउड बस्ट हुआ नहीं हुआ, कोई और तोदा गिरा नहीं गिरा, बारिश इधर से आई, इंडियन साइड से आई, कहां से आई, पर ये 3 महीने हमें किसी के एडवांस नोटिस और इत्तला और अलर्ट की भी सच्ची माने में कि जरूरत नहीं है। वैसे तो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप अपने घर पे एक क्लिक से बैठ के यहाँ से पानी भी कैलकुलेट कर लेंगे कि बांग्लादेश, इंडिया या चाइना से कितना पानी इस एरिया में आ सकता है। देयर आर ऑप्शंस नाउ टू मॉनिटर दैट। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे पे, किसी और पे, अपने आप पे ब्लेम करने के बजाय रियलाइज करना चाहिए कि हमने कहां से कौन सी चीजें हमसे गलत हुई। जो तजावीज दी गई हैं, यस ये लॉन्ग टर्म सब देखिए, कुछ चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म है। हमें समझना पड़ेगा कि मौसमों से लड़ना, दरियाओं से लड़ना, हम करोड़ों की आबादी है, उसमें से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इन फ्लड प्लेन्स और नलों में बैठ गए हैं। जिसने बिठाए जब बिठाए वो कल के दिन अब ठीक नहीं होते। शॉर्ट टर्म मेयर्स, लॉन्ग टर्म मेयर्स, कुछ चीजें आज होंगी, कुछ चीजें 20 साल बाद होंगी। हमारा मसला ये है कि हम सितंबर के बाद, आप मेरे अल्फाज याद रखिएगा, इस पे बात ही नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बयान आएगा इंटरनेशनल फोरम्स पे, हम कहेंगे जी हमारे साथ ये हुआ था। मातम करते हैं हम, सिवाय इसके हल नहीं ढूंढते। हिकमत अमली नहीं है, मातम पे पूरी ताकत है। दुनिया को ब्लेम करना है कि देखो आपकी एमिशंस की वजह से हम मरते हैं, लेकिन हम जो खुद करते रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? पुश्ते दुनिया ने नहीं बना के दिए, गांव दरियाओं के बीच में दुनिया ने नहीं बनाए थे, दरख्त हमारे दुनिया वाले नहीं काट के गए हैं। तो जो हमारी अपनी गलतियां हैं हम उनको तो ठीक करें। मैं गुजारिश करता हूँ 3 चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ आजकल, उनको फोकस करने की जरूरत है, वो अभी स्टार्ट हो सकती है। पीजे मीर साहब, तबाही के बाद वक्ती इमदाद हम देख रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि मीडिया पर ऐलान किए जा रहे हैं, दौरे हो रहे हैं, फोटो सेशन हो रही हैं, वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। क्या यही कंपनसेशन है और क्या हर साल हम यही अनफॉर्चुनेटली तमाशा देखेंगे? जवेरिया, मेरा अपना ख्याल है कि ये लोग जिनके घर पर, सॉरी पीजे मीर साहब, जितने वो दौरे कर रहे हैं, लेकिन दौरे तो लोगों को पड़ रहे हैं। जितने दौरे लोगों को पड़ रहे हैं, ये तो दौरे कर रहे हैं। The question here is, देखें ना, जो अभी मरियम भी बात करी है, मेमन साहब भी बात कर रहे हैं, और अभी जो वागा साहब ने बात की है, क्या आपने अपने आप को अप टू डेट किया है इन द वेदर एंड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? इनके पास पूरी दुनिया के अंदर आपको पता चल जाता है कि बारिश कहाँ होगी, तूफान क्या आएगा, क्या नहीं होगा, सुनामी कहाँ आएगी। क्या आपके पास नहीं है?
क्या ये जो दोनों मरियम और नसीम मेमन साहब बात कर रहे हैं, ये तो हम लेक्चर किसको दे रहे हैं मुझे बता दें, ये किससे हम बात कर रहे हैं? 78 साल हो गए हैं, हम किसको कह रहे हैं ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये हम किसको कह रहे हैं? उनके तो कान बंद है। देखो ना, मरियम हर प्रोग्राम में जाएंगे, मेमन साहब हर में जाएंगे, नसीर साहब जाएंगे, हम जाएंगे, सुन कौन रहा है मुझे बताओ ना यार, कुछ सुनने वाला है? हम तो सारे एक कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज 78 years of constructive talk and no dams। बर्तानिया के अंदर 5000 से ज्यादा आपके रिजर्वॉयर्स हैं। यहाँ आपका कालाबाग पे एक बात आ गई है, पूरा मुल्क उस पर अड़ गया कि जी मैंग्रोव खराब होंगे, और मैंग्रोव ज्यादा जरूरी है, इंसानी जिंदगी जरूरी है। ये इसका जवाब मुझे कोई दे। इंसानी जिंदगी को हम केयर नहीं करते, मैंग्रोव का करते कि जी कालाबाग डैम बन जाएगा, मैंग्रोव मर जाएंगे। आपने इतना पानी जाया कर दिया है कि अगर आपके रिजर्वॉयर्स होते, आप 2-3 साल पानी उसको इस्तेमाल करते। और साथ साथ क्या है, आपकी प्लानिंग की बात करते हैं। आप क्यों अलाउ करते हैं कि रिवर बेड्स के साथ आप इनको इजाजत दें कि आप बिल्डिंग्स बना लें, सोसाइटीज बना लें? रोड गई कि नहीं मुझे बता दो। बिल्कुल ऐसा ही है। हिस्ट्री के अंदर रावी जो है, ये इसलिए इसके ऊपर किला बनाया गया था क्योंकि इसका करंट इतना होता है कि कोई इसको वो पार नहीं कर सकता था। ये मैं 200 साल की बात कर रहा हूँ। और आपने सही फरमाया कि अभी ऐसा करंट आया है जवेरिया कि जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते आप देख लो कि पानी कहाँ है। क्या आपको 1953 के अंदर पता नहीं लगा कि जब पानी जीपीओ तक लाहौर में पहुंच गया था, उस वक्त तक आपने सीखा नहीं था? आप नहीं सीखते। हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। वागा साहब, जिस तरह से बात हो रही है, जैसे हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद है, हमेशा हमें सोचती हूँ जब से ये फ्लड सिचुएशन आई है, एक्सपर्ट्स हमारे प्रोग्राम में आते हैं और वो सोल्यूशंस बताते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, हमारे पास सोल्यूशंस भी हैं, हमारे पास थिंक टैंक्स भी हैं, लेकिन क्या ये उन इदारों में शामिल नहीं है या इन्हें शामिल नहीं किया जाता? वो इदारे जो मौसमियाती तब्दीली को देख रहे हैं, जो मुल्क को देख रहे हैं और इन हैजर्ड से बचने के लिए जो काम कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट्स वहाँ पे नहीं होते? एक्सपर्ट्स तो हुकूमत रखती है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि उनकी कोई बात पर अमल दरामद करे तो तब ना। उन्होंने तो, हर हुकूमत ने अपना सियासी मफाद देखना है, अपना शो लगाना है। देखिए, ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है कि चाहे कोई भी हुकूमत हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ये क्या तरीका है कि आप खुद कश्तियाँ लेके जा रहे हैं दरिया में? भाई आप मैनेजमेंट करें, आप बैठें, आपके पास कुव्वत है, आपके पास इदारे हैं, आप उनकी अकाउंटेबिलिटी करें। आप देखें कि ये जो दरियाओं की मैपिंग किसी ने आज तक नहीं की, पहले तो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, दरियाए रावी का नक्शा निकालें और ये देखें कि दरियाए रावी नक्शे में कितना बड़ा था, उसकी हकीकी जगह क्या है। जब वो लोगों के सामने आएगा ना, तो लोग हैरान हो जाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं और हमारे साथ हो क्या रहा है। प्रॉब्लम यह है कि हर आने वाली हुकूमत एक टेम्परेरी सिस्टम से गुजरती है, यही बात है। और जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, डंग टपाओ, तो बस आज का दिन गुजर जावे, आने वाले वक्त की हमें खैर है यार। हमारी सिचुएशन आती है तो हम वावेला मचाते हैं और हम कहते हैं हम ये कर रहे हैं, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो अनफॉर्चुनेटली हम पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते भी नहीं है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों से बुरी तरह से मुतासर है और ख़ास तौर पे अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ के 3 दरिया इस वक्त बिखरे हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में मज़ीद बारिशें भी होंगी और फिर इस सैलाब का जो रुख है वो सिंध की तरफ भी हो जाएगा। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं। मरियम शबीर साहब, आप ये बताएं कि अब इस सिचुएशन से निकलने का हल हमारे पास क्या है? सबसे पहले तो ये कि जब सिचुएशन से पहले एक होती है प्लानिंग के लिए कुछ इदारे बनाए जाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम होता है हमारे मुल्क में, क्या ये सिस्टम फाल है, मौसर है, या सिर्फ कागजी तौर पर ये सिस्टम चल रहा है? जी, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का सवाल है। हमारे यहाँ अगर बात यह है कि इदारे मौजूद हैं या नहीं हैं, तो आप देखें कि क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जो हमारी है, उसका काम है अडेप्टेशन पे काम करना, मिटिगेशन रिलेटेड काम करने और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को फिर इन्वॉल्व करना। आप देखें कि क्लाइमेट चेंज इस वक्त एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि 18th अमेंडमेंट के बाद
एनवायरमेंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी हो गया, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी लेने हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है इंटरनेशनल फंड्स की, तो कुछ तो प्रोविंसेस जो है वो सिक्योर करने में छोटे प्रोजेक्ट्स के फॉर्म में करते हैं, कुछ को जो है वो फेडरल लेवल पे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। अब देखें कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की अब बात करें तो करंट गवर्नमेंट में भी आप देखें, और हमेशा से यही होता है कि जो फंडिंग मिलती है इस मिनिस्ट्री को वो लीस्ट फंडिंग होती है, मतलब इसको सीरियसली लिया ही नहीं जाता, जिसने जो रूट कॉज है आपके इतने इकोनॉमिक क्राइसिस और हेल्थ क्राइसिस की पाकिस्तान में, एजुकेशनल क्राइसिस की भी, क्योंकि फ्लडिंग में आपके ऑफ कोर्स ये सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सफर करते हैं। आप देखें कि उसमें इस गवर्नमेंट की सिर्फ बात करें तो अपॉइंटमेंट्स देखें कि पहले कोऑर्डिनेटर साहिबा लगाई हैं उन्होंने, फिर स्टेट मिनिस्टर्स लगाई हैं, और अभी मुसद्दिक मलिक साहब को अब कहीं आके चंद माह पहले लगाया। तो सीरियसनेस जो है वो अपॉइंटमेंट्स की इस लेवल पर है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो है बायलैटरल एंगेजमेंट्स जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ होंगी प्रोजेक्ट्स लाने के लिए, वो क्या होंगी? दूसरा हमारा प्रॉब्लम जो है थोड़ा करप्शन का भी है, कि थोड़े बहुत अगर आपको इंटरनेशनल फंडिंग के थ्रू, एक तो बहुत कम आते हैं, अगर आते भी हैं तो आपके इदारे ये कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं कि उन बजट्स को फुली यूटिलाइज नहीं किया जाता, उसमें करप्शन के अनासर होते हैं। सिर्फ आप देखें कि मॉनिटरिंग स्टेशन जो एयर क्वालिटी के लिए नस्ब करने थे पंजाब में, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बाकायदा आई थी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की बाकायदा रिपोर्ट आई थी कि वो पूरी तरह से फंडिंग इस्तेमाल ही नहीं हुई, अंडर यूटिलाइज थी। और जो प्रोजेक्ट मैं एग्जैक्टली यही सवाल पूछना चाह रही थी। एक तो बात आपने की कि फंडिंग बहुत कम होती है, और फिर दूसरा सवाल ये भी है कि फंडिंग सही तरीके से इस्तेमाल होती भी है या नहीं। मरियम साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये भी मुझे बताएं कि इदारे जो बनाए जाते हैं उनमें जो लोग डिप्लॉय होते हैं, आपको लगता है कि वो मेरिट की बुनियाद पर होते हैं? जी देखें कि ये राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, आई थिंक कुछ गवर्नमेंट्स में तो रहा है। आई वुड से जैसे शहरी रहमान साहिबा, वो एक अच्छी अपॉइंटमेंट थी क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में। इसी तरह आप ये देखें कि जो मेरा ख्याल है ये होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि फोकस, चूंकि क्लाइमेट चेंज के लिए लॉन्ग टर्म आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं और हमारी गवर्नमेंट है वो उनके पॉलिटिकल टेन्योर जो है वो उतने नहीं होते जितने होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड हमें करना ये होगा कि जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स आती जाती हैं वो रहते हैं, उनको थोड़ा सब्जेक्ट स्पेशलाइज करना पड़ेगा, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, उन पर फोकस करना पड़ेगा और उनको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे ये प्रोजेक्ट्स। कुछ तो आपके मिनिस्ट्री में हैं जो मिसाल के तौर पर केमिकल साइड पर काम कर रहे हैं या इस तरह के, वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आपके हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस की जहां तक बात है उसमें बहुत चंद लोग ऐसे हैं, मलिक अमीन असलम साहब रेलेवेंट थे। ठीक है, यानी मरियम साहिबा, आपके कहने का मतलब ये है कि पॉलिसीज तो हम बना लेते हैं लेकिन पॉलिसी का तसल्लुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नसीर मेमन साहब, जब हम पहले आपसे बात कर रहे थे तो आप कुछ 3 हल बता रहे थे कि अगर वो 3 हल हम निकाल लेते हैं तो कुछ अजाला हो सकता है इस मुसीबत से। मुझे हालिया सैलाब जो पंजाब में आया है और गिलगित बल्तिस्तान और केपी में आया, उसका जो अगर मैंने थोड़ा सा जो तज्जिया किया है, मुझे 3 बड़े कॉजेज उसके और ट्रिगर्स नजर आए हैं। अच्छा, कॉजेज बता। एक जाहिर है कि हमने अब इस पे तकरीबन कंसेंसस है पाकिस्तान में कि दरिया और नालों के बीच में ये जितनी आबादियां हो गई हैं, इनका हमें हल निकालना पड़ेगा। आज नहीं निकलेगा, 10 साल 15 साल 20 साल, लेकिन काम आज शुरू करना पड़ेगा। कम से कम नई बस्तियां बनाना, नए खेत बनाना, इसको आप कानून मौजूद है। जैसे पहले कहा गया, आपके पास कॉलोनाइजेशन के बने हुए, लैंड कॉलोनाइजेशन के कवानीन है और फिर रिवर बेड इंक्रोचमेंट के कवानीन चारों सूबों के बने हुए, ये मौजूद है। इन्फोर्समेंट चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए जो मुश्किल फैसले ले, और फिर आप 10 साल का 15 साल का प्लान बनाए कि ये ग्रेजुअली हम कैसे नाले साफ करेंगे, बहुत चैलेंजिंग का। सेकेंड, जिसने इसको एग्रेवेट किया वो हमारी डिफॉरेस्टेशन है। सारे पहाड़ हमारे खुल चुके हैं, पानी के बहाव के रास्तों की कुदरती दीवारें गायब कर दी हैं हमने 20-25 या 30-40 वाट साल हमें लगे हैं। 1.5% सालाना डिफॉरेस्ट हो जाता है जो केपी का फॉरेस्ट है, और केपी इज वेरी रिच इन फॉरेस्ट। लेकिन 1.5% अगर सालाना के रफ्तार से जो 11,000 हेक्टेयर बताया जा रहा है, रिपोर्टेड है, तो अगर हमने आज इसको ब्रेक नहीं लगाया, मुझे बताइए आप नीचे 10 डैम और बना दें, अगर ये डिफॉरेस्टेशन नहीं रुकी और ये हमने रिवर बेड से लोगों को या बस्तियों को नहीं रिमूव किया, तो हर दूसरे साल डैम भी बनाइएगा, फिर भी हम नुकसान से नहीं बचेंगे। हम रूट काज को उठाएं, वाटरशेड मैनेजमेंट। सैलाब ऊपर से ठीक होते हैं, सैलाब नीचे से ठीक नहीं होते, वो बैक टू नेचर ने हमें सॉल्यूशंस दिए थे। तीसरी बात, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहरों के जिस तरह से हमने बढ़ा दिया है बेतरीफ, और वो रिवर बेड्स के अंदर इंक्रोच कर रहे हैं, नालों के अंदर हमने नई कंस्ट्रक्शन चालू कर दी,
आप एक कराची शहर और लाहौर को उठा ले, 50 साल पहले के नक्शे और आज के उठा ले, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली ग्रो कर रहा है वो फॉल्टी है, वो हमारा क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं है। ये 3 फैक्टर हमें ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, आपने बहुत दुरुस्त जानिब इशारा किया है। एक मंसूबों के बगैर शहरी तरक्की जो हो रही है, फिर जंगलात का कटाव, कुदरती निकासी, आपके रास्तों पर तजावुजात हमने खड़ी की हुई हैं। पीजे मीर साहब, फितरत के तवाज़ुन को बुरी तरह से हम मुतासर कर रहे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इल्ज़ाम हम किसी और पे लगा रहे हैं। भारत आबिजारियत कर रहा है, नो डाउट वो कर रहा है, लेकिन सर उसके पास ऑप्शन क्या है? अगर हम हिमाचल प्रदेश में की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ से भी ज़्यादा क्लाउड बस्ट हुए हैं। क्या कोई और ऑप्शन है भारत के पास? पीजे मीर साहब। जी सॉरी, अच्छा आपने मुझे क्या देखें जी, हिंदुस्तान, हम पाकिस्तान में जब ये मोदी ने कहा कि भाई पानी बंद हो जाएगा, पानी वो बंद कर नहीं सकते। एक तो उनको 10-15 साल लगने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। सही। दूसरा, ये भी जाना है आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल कोर्ट्स में ऑल दैट। द क्वेश्चन इज, हमेशा हजारों साल हिंदुस्तान से पानी नीचे इधर आ रहा है, और पानी का जो मसला है, मैं अपने आप को एज पाकिस्तान ब्लेम करूंगा, क्योंकि मैं तो पानी को रखता नहीं हूं, मैं तो समुद्र में फेंक देता हूं। एक ब्लेम हम किसी और पे करते हैं। देखें, ये जो कहानी है, मरियम ने एक का पॉइंट रेज किया है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जी। आपने क्लाइमेट पे तो कभी जोर दिया ही नहीं। आपका इस्लामाबाद जो है, जब ये कैनेडियन आर्किटेक्ट डॉक्सिडस्ट ने इसको डिजाइन किया था, तो यहाँ आपने जो प्लांटेशन की है, आपकी वाइल्ड लाइफ ही यहाँ से चली गई है। आपकी ये जो बर्ड्स हैं, वो बर्ड्स ही नहीं है इधर इस्लामाबाद के अंदर जो होनी चाहिए। आपने तो प्लानिंग कहीं की कोई नहीं है। हम वो कहते हैं ना, हैपहैज़र्ड एंड एडॉक सिस्टम पे हम चलते हैं। हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। एक, अब जो बात आती है कि जो चलो हो गया, अब पंजाब की गवर्नमेंट लगी हुई है, करती रहेगी। अब आज जो ब्लेम है, आप इस जो अभी जो गवर्नमेंट आई है, आप इसको ब्लेम में नहीं करो, आप ब्लेम करो प्रीवियस गवर्नमेंट्स के जिन्होंने कभी कोई इक़दाम लिए नहीं। आज जो क्रक्स, जब डिजास्टर आएगा तो आप इस गवर्नमेंट को आज ब्लेम करोगे। और भाई, आप हिस्ट्री देखो ब्लेमिंग की, कि किसने शुरू नहीं किया, किसने तरक्की नहीं की, किसने तवज्जो नहीं दी। सिविल डिफेंस क्या एक्टिव है? मैं कितनी देर से कह रहा हूँ, 60s में आपका सिविल डिफेंस एक्टिव था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी और हमारे ऑफिसर्स बाहर से ट्रेन होके आते थे। आज सिविल डिफेंस से बिल्कुल डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम जब कहते हैं और जी फौज को तो आना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन जब डिजास्टर होता है फौज अंदर आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या ये फौजियों का काम है? नहीं। ये पुलिस जो है, आप पुलिस को क्यों नहीं ट्रेन करते कि रजाकार का काम करे? क्यों फौज क्यों आए? फौज का काम है बॉर्डर्स पर रहना, फौज का काम है डिफेंस का काम है, आप इनसे ये काम करवाते हैं। और भाई, आप अपनी पुलिस को, जिसको हम कहते हैं कि कौमी रजाकार या नेशनल गार्ड्स, इनको आप ट्रेन करो। चलो, इस पे भी कोई तवज्जो नहीं है। दूसरी चीज जवेरिया, क्या आज आप बैठ के सोच रहे हैं कि आपकी सब्जियों की कीमत कितनी बढ़ गई है? बिल्कुल ऐसा क्या ही है। आप इसको, क्या आप क्वालिटी कंट्रोल का ये जो प्राइस कंट्रोल किया, दवाइयों की कीमत अभी बढ़ जाएगी, आपके पास डायरिया आएगा, कॉलरा आएगा, आपके पास और बीमारियां आएगी। बहुत से मसाइल हैं जो आगे हुकूमत को जिनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन वागे साहब, क्या ये जो रिएक्टिव अप्रोच होती है किसी भी गवर्नमेंट की, क्या ये इंटेंशनली होती है कि जब इस तरह का कोई हम देखते हैं कि कोई भी मुसीबत आती है तो उसमें हम हुकूमत ये दिखाना चाहती है कि हम कितने इफेक्टिव हैं, किस तरह से हम काम कर रहे हैं, भाग दौड़ के कर रहे हैं, तो क्या ये इंटेंशनली होता है, बाद में भूल जाते हैं, बाद में इस पे कोई काम नहीं करते? जैसे ही ये थोड़ा सा सैलाब थम जाएगा, ये पानी उतर जाएगा, हुकूमत समेत लोगों को भी, असल में हमारे अवाम की भी तो ये जहनी प्रॉब्लम है ना, हम इसको भूल जाएंगे। हम इन्हीं जगहों पे दोबारा घर बनाएंगे। आप देख लीजिएगा, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ इस वक्त पानी ने तबाही मचाई है, वहीं दोबारा बिल्डिंग बनेगी, वहीं दोबारा घर बनेंगे। रोकने वाला कोई नहीं होगा। यहीं से तो मसला खराब शुरू होता है। हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं?
हमारे मुल्क का प्रॉब्लम है कि करप्शन से कहानी शुरू होती है और करप्शन पे ख़त्म हो जाती है। ये जो हम कहते फिरते हैं ना, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये ऐसी बात नहीं है। वाक़ई साहब, हम बात ये है- सीखेंगे, हमें कोई सबक मिलेगा अभी जो हमने डिजास्टर बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, कोई सबक नहीं मिलेगा। आप बताइए हमने जल्जले से क्या सबक सीखा? हमने कहीं ऐसे जगहों पे घर रोके जहां जल्जले ने बर्बादी की है? आप बताइए क्या ये सैलाब पहली दफा आया है? देखें यहाँ पे है राइट जॉब फॉर द रॉन्ग पर्सन। असल प्रॉब्लम यहाँ पे है, जब करप्शन होती है तो फिर कोई काम नहीं होता भाई, एहतसाब नाम की चीज कोई नहीं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जैसे ही सैलाब खत्म होगा, आप देखिएगा खरबों रुपए इसके बजट बनेंगे, इतना पैसा हमने लगा दिया, लेकिन कोई हिसाब देने वाला नहीं होगा, कोई ये नहीं बताएगा। अच्छा, कि पैसा हमने किनको हुकूमत ने भी दिए। लगाया है, पैसा एड की सूरत में भी आएगा मुल्क में, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, कोई Accountability हिसाब नहीं नहीं होगा। नाज़रीन, सैलाब सिर्फ पानी का मसला नहीं है, ये हुकूमती विजन, पॉलिसी और सियासी संजीदा इम्तिहान है। इसको हमें संजीदगी से ही देखना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले सालों में हम वर्स्ट देखेंगे, अभी जो देख रहे हैं इससे भी बुरे देखेंगे। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं नसीर मेमन साहब और मरियम शबीर साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात करते हैं। वज़ीर आज़म के जो मुशीर है राना सनाउल्लाह साहब, वो ये कहते हैं कि मरी में नून लीगी क़यादत के अहम इजलास में तसलसल का फैसला हो गया है। तसलसल 5 बरस के लिए होगा या 10 साल के लिए, जो भी होगा आइन के मुताबिक होगा। पीजे मीर साहब, तसलसल के इस बयान का जो राना सनाउल्लाह साहब ने दिया है, क्या मतलब हो सकता है? देखें, एक तो हमें एक चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। हम वेदर की इधर उधर की बातें करते, कॉमन सेंस ये है कि कोई गवर्नमेंट परमानेंट नहीं होती। जो भी आपने फैसले करने हैं, आपने ऑपोजिशन और मिल के आपने फैसले करने हैं। अगर आपने पाकिस्तान के लोगों की डेस्टिनी डिसाइड करनी है, अगर आप एक यूनिलैटरल एक डिसीजन लेंगे, वो आगे जाके आपने देख लिया हमारी हिस्ट्री क्या है, वो आगे इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा। तो फैसले जो भी करें, ऐसे फैसले करें कि जिसके अंदर अवाम का फायदा हो और इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। आप ये फैसले ना करें जो कि हमारी हुकूमतें हमेशा करती रही हैं कि इलेक्टोरल सेंट्रिक होती रही है कि यार मैं ये करूंगा तो मुझे वोट ज्यादा मिल जाएंगे ना। आपने ऐसे फैसले करने हैं, कड़वे फैसले करने हैं कि जिसके अंदर लॉन्ग टर्म अवाम का फायदा हो। ये नहीं आपने फैसले करने कि आप वो करें कि जी लोग अभी तो खुश हो जाएं लेकिन आगे जाके आपको गालियां पड़े। नहीं, क्योंकि हमने देखना है, देखो हमने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के साथ बहुत खेल लिया है। सही। अब वक्त आ गया पाकिस्तान को वापस करें कुछ, और वापस उसी वक्त करेंगे कि हमने कुछ सख्ती भी दिखानी है, कुछ नरमी भी दिखानी है, लेकिन हमने पॉजिटिविटी दिखानी है कि लोगों को एजुकेट भी करना है। बिल्कुल कि ऐसे भाई ही है। चले हम और बड़े अभी फायदे में मुल्क हैं। जिस चैलेंज से निकल रहा है, मेरे ख्याल में वागा साहब, पीजे मीर साहब और वागा साहब, आप शायद इस चीज़ से अग्री करेंगे कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दिस स्टेटमेंट। अभी तो हमें सैलाब को कौमी सलामती का एक मसला बनाकर उस पर हमें बात करनी है, उस पर हमने डिबेट करनी है। खैर वागा साहब, कुछ दीगर ये डेवलपमेंट हुई है। वज़ीर आज़म साहब जो कि चीन के दौरे पे हैं, बड़ा अच्छा शंघाई ताउन तंजीम इजलास में उन्होंने खिताब भी किया है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी अपना पेश किया है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि चीन की जो सबसे बड़ी परेड थी उसमें उन्होंने शिरकत की है। चीनी सदर थे, रूसी सदर थे, शहबाज शरीफ साहब नजर आए, मोदी वहां पे नजर नहीं आए। किस तरह से आप इसको रीड करते हैं? देखिए, मौजूदा हुकूमत को ना एक क्रेडिट ज़रूर जाता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पूरी दुनिया के सामने पेश किया है, वो अपनी मिसाल आप है और उसके नताइज भी सारे लोगों के सामने हैं। जैसे कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो दौरा अमेरिका था, वो भी अपनी नोयत का एक यूनिक था, जिस पे पूरी दुनिया को आग लगी। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के दुश्मन थे उनको तो बहुत आग लगी। और यही आपकी बैनुल-अक़वामी तौर पर जो एक एक्सेप्टेंस है, उसमें जो कामयाबी की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपके इर्द गिर्द वाले उससे जलना शुरू हो जाते हैं कि भाई पाकिस्तान का तो बड़ा अच्छा इमेज और पाकिस्तान ने अपना बहुत अच्छा अपना इमेज बनाया है। और सिफारती महाज की भी अगर हम बात करें तो सिफारती महाज पर पाकिस्तान एक के बाद दूसरी कामयाबी करता हुआ नजर आ रहा है। पहले हमने देखा कि सिपा सालार ने सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी हासिल की और अब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो चीन के दौरे पे और सिफारती महाज पर पाकिस्तान का मुकदमा बहुत मौसर अंदाज में पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।